हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पर चर्चा चल रही है। एनसीईआरटी की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बड़ी संभावनाएं बन रही है और बनती हैं, और बहुत बार यहां से प्रश्न निकले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं तीसरे लेसन की। कक्षा 7 का तीसरा लेसन सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी हमारे आवास से, जिसका अध्याय है हमारी बदलती पृथ्वी। एक नोट है यहाँ पर कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अंतर्जनित बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। अंतर्जनित बल किसे कहेंगे? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। दो बल यहाँ पर हमने बताया, एक अंतर्जनित बल जो आंतरिक भाग पर घटित होते हैं, और जो दूसरा बल बताया बहिर्जनित, जो बल बहिर्जनित बल जो बाहर की ओर होता है, जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब आता है कि अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति, भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ज्वालामुखी आखिर क्या है? ज्वालामुखी, इसको पढ़ लेते हैं। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। भूकंप स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। उद्गम केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न निकले हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह केंद्र होता है उद्गम केंद्र। अब आता है अधिकेंद्र किसे कहते हैं? उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जो उद्गम है, जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, उसके सबसे निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। मतलब जो भूकंप की तरंगें बाहर कहाँ से करेंगी? तो अधिकेंद्र से करेंगी। अधिकेंद्र के निकटतम भागों में सर्वाधिक हानि होती है, और एवं अधिकम से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। अब बताए भूकंपी तरंग। भूकंपी तरंग 3 प्रकार की होती हैं। पहला है पी तरंग, जिसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एस तरंग, जिसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एल तरंग, जिसे पृष्ठीय तरंग कहते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप के मापन का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप लेखी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। ठीक है। अब अपक्षय और अप्रदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अप्रदन आखिर क्या है? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अप्रदन कहते हैं। क्या है? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अप्रदन कहते हैं। अब विसर्प क्या है? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो वह मोड़दार मार्गों पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। नदी के उत्सर्जित तटों को तटबंध कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा
नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ नदी इतने धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निरीक्षण करने लगती है। अब डेल्टा किसे कहते हैं? प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। पहला। दूसरा है, समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये चौड़ी होती हैं। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। अब आता है समुद्री भृग। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्री भृग कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमोड। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य देखते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक कहते हैं। बालू टिब्बा। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। लोयस। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। अब आता है चौथा लेसन है कक्षा 7 का, जिसका अध्याय है वायु। आखिर एक नोट है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नाइट्रोजन गैस 17%। यह वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। ऑक्सीजन जो 21% गैस पाई जाती है पूरे वायुमंडल में, जिसे मनुष्य और पशु सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका प्रतिशत 0.03%, हरे पादप अपने भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। प्रश्न बन सकता है कि मौसम तथा जलवायु को कौन सी गैस प्रभावित करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। पहला मंडल है शोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती हैं। दूसरा समताप मंडल। शोभ मंडल के अंदर का भाग समताप मंडल कहलाता है।
यह लगभग 50 किमी की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तीसरा मंडल है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किमी की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। किस मंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में। बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल किसका एक भाग है? तो वो उत्तर हो जाएगा बाह्य मंडल। इस परत का एक भाग है आयन मंडल। यह 80 से 400 किमी तक फैला है। रेडियो संचार के लिए यह परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर ली जाती हैं। बहिर्मंडल देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसों जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब आता है तापमान। आखिर तापमान किसे कहेंगे? कि आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। सूर्य ताप या आपतन किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एड्रस सेल्सियस ने किया। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 सेल्सियस पर उबलता है। वायुदाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्री सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। अब आता है अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है। यह निम्न दाब क्षेत्र में बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब आता है पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानीय पवन है, स्थायी पवन है। व्यापारिक पश्चिम और पूर्वी पवन स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में रहती है। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवनें। तीसरी पवनें स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय चलती हैं, जैसे स्थल और समुद्री समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म इन शुष्क स्थानीय पवनों को लू कहते हैं। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्र दिन, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। वर्षा, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है।
वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनी, पर्वती और चक्रवाती वर्षा। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम अगले अध्याय पर चलेंगे। कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान पर चर्चाएं। कक्षा 7 वाले बच्चे भी जरूर फोकस करें, और जो स्टूडेंट कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर उनके बेस के लिए जरूर, जो कि उनका बेस कंप्लीट हो सके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूर फोकस करें और सहयोग और सपोर्ट करें। और हम अगले लेसन के लिए तैयारी के लिए तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।